हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 11 का बिजनेस स्टडी में 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, उसका सेट 1 यानी एक सेट हम लोग क्वेश्चन करवा चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन हम लोग पूरा आंसर करवाए थे। आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट लेकर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसका फर्स्ट पार्ट पहले वीडियो बन चुका है। अगर कोई नहीं देखे हैं तो मेरे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या तो मेरे ही चैनल में वो वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, तो सर्च करके जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि 20 क्वेश्चन 1 से लेकर 20 क्वेश्चन को आंसर पूरा करवा चुके हैं और 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक का क्वेश्चन का आंसर हम लोग करने जा रहे हैं। फिर से याद करा दें कि ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2022 में पूछा गया बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स का एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज़, उसका सॉल्यूशन है। इसका 20 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, जिसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जैक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं, जितने एग्ज़ाम झारखंड एकेडमिक काउंसिल के होते हैं, चाहे क्या क्लास 11 के हो चाहे 12th के हो, सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का पूरा फुल सोल्यूशन पूरे डिटेल के साथ आपको इस चैनल में मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, आज हम लोग इस सिलसिले में स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस स्टडीज़ का 1 से 20 तो करवा चुके हैं, उसके बाद 21 से लेकर 40 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसका फुल सोल्यूशन डिटेल के साथ आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, उस सिलसिले में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिजनेस एक्टिविटी। इसमें से कौन है जो बिजनेस एक्टिविटी है? पहला बोलता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, माल का खरीदना और बेचना। दूसरा वर्कशिप इन द टेम्पल, मंदिर में पूजा करना। तीसरा क्या बोल रहा है? फ्रॉड विद द कस्टमर, कस्टमर को धोखा देना। और चौथा बोलता है अडल्ट्रेशन इन द मस्टर्ड ऑयल, अगर हम दूसरे उसमें मिलावट करेंगे तो मिलावट करना बिजनेस नहीं है। तो बोलता है इसमें से कौन बिजनेस एक्टिविटी। अगर हिंदी वाले पढ़ेंगे तो हिंदी वाले में बोल रहा है कि निम्न में से कौन व्यवसाय क्रिया है। तो बताइए बिजनेस में क्या आता है? तो अगर सही से देखा जाए तो सारे बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। बिजनेस के अंदर क्या आता है? बिजनेस के अंदर आता है माल और सेवा का क्रय विक्रय करना, माल और सेवा का क्रय विक्रय करना। मंदिर में पूजा करना धंधा नहीं है। सरसों तेल में मिलावट करना धंधा नहीं। ग्राहक से धोखा देना धंधा है क्या? और ऐसा धंधा खोलेंगे तो धंधा नहीं चलने वाला है। उसके नीचे लिखा है सेकेंड क्वेश्चन, यानी 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है, विच इज और आर द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें से कौन है जो एकाकी व्यापार की सीमा है? एकाकी व्यापार की सीमा, एकाकी व्यापार क्या होता है? जैसा कि हम ऊपर भी बता चुके हैं, एकाकी व्यापार का मतलब जब एक व्यक्ति सारा पूंजी लगाएगा, एक ही व्यक्ति बिजनेस को चलाएगा, एक ही व्यक्ति बिजनेस के सारे लॉसेस लेगा, ऐसे बिजनेस को एकाकी व्यापार बोलते हैं। और छोटे बिजनेसमैन यही होते हैं एकाकी व्यापार वाले। तो बोला इसका कौन सा लिमिटेशन है, सीमाएं कौन कौन सी? पहला बोलता है कि लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, उनका सोचने और मैनेज करने की क्षमता लिमिटेड होती है। दूसरा लिमिटेड कैपिटल, पूंजी सीमित होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तीसरा बोलता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, दायित्व अनलिमिटेड है, अगर नुकसान हुआ तो घर से ला कर देना होगा। और ऑल ऑफ दीज, तो देखेंगे तो सारा का सारा इसमें इसका लिमिटेशन दिख रहा है, सारा का सारा इसका लिमिटेशन है। ये सर समस्या है सर। उसके बाद ज़्यादा बुद्धि नहीं होता, ज़्यादा दिमाग नहीं होता, क्योंकि कोई MBA करके तो रहता नहीं समोसा बेचने वाला और पान बेचने वाला। उसके बाद ज़्यादा पूंजी भी नहीं होता, छोटा बिजनेस होता है तो कम पूंजी होता है। लायबिलिटी उसका अनलिमिटेड है। तो चारों का चारों इसका डिमेरिट है, हानि है। 22 नंबर का सही जवाब होगा डी। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बच्चों। 23 नंबर बोल रहा है, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम इज अर्न थ्रू प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम लाभ कमाते हैं, प्रॉफिट के साथ हम इनकम जनरेट करते हैं। यानी जो हम कमाई करते हैं ना, वो कमाई किससे करते हैं? प्रॉफिट से। तो इसमें से कौन सा ऐसा काम है जिसमें प्रॉफिट कमाते हैं? तो पहला ऑप्शन सही जवाब है बिजनेस। बिजनेस में हम लोग कमाते हैं प्रॉफिट। तो किसी के मन में होगा सर एम्प्लॉयमेंट में क्या कमाते हैं? तो एम्प्लॉयमेंट में हमको क्या मिलता है? सैलरी। तो किसी का मन होगा सर प्रोफेशन में क्या कमाते हैं? प्रोफेशन में आप क्या कमाते हैं? इनकम। इनकम जिसको हम लोग फ़ी बोलते हैं। डॉक्टर क्या लेता है? फ़ी। टीचर क्या लेता है? फ़ी। ये सब लोग फ़ी लेते हैं। तो एक अकेला बिजनेस ही है जिसमें हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, आय कमाते हैं प्रॉफिट के जरिए। कोई दिक्कत है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूटी। अगर कोई बिजनेस लगातार चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? निरंतर चलने का फ़ायदा क्या होगा बताइए? तो निरंतरता का फ़ायदा क्या होगा? किस में? क्या सोल छोटा बिजनेस है जिसका फ़ायदा होगा? बोलता है कि निम्न में से निरंतरता का लाभ किसको है? कौन ऐसा धंधा है जो लगातार चलने से फ़ायदा होता है? तो निरंतरता का लाभ, लगातार चलने का लाभ सिर्फ कंपनी को होता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप कितना दिन चलेगा उसकी गारंटी नहीं, पार्टनरशिप को भी उतना फ़ायदा नहीं। लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है जितने लंबे समय तक चलेगा उतना धंधा कमाएगा, ऑल ऑफ दीज होगा नहीं। इसलिए निरंतरता का लाभ सिर्फ कंपनी को मिलेगा। अब चलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स
क्या होता है कंपनी के लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के लिए क्या कहलाता है? तो चलिए शुरू करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के समतांशधारी कंपनी के ऑनर होते हैं। कंपनी के समतांशधारी क्या होते हैं? ऑनर। यानी अगर आपको पूछा जाए कि कंपनी का मालिक कौन होता है, तो किसी भी कंपनी का मालिक उसका इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है। अगर रिलायंस की मालिक की बात करें तो मुकेश अंबानी अकेले नहीं है, जितने इक्विटी शेयर होल्डर्स रिलायंस इंडस्ट्री में है, जो इक्विटी शेयर में पैसा लगाया वो उस कंपनी का मालिक है। कंपनी का मालिक एक व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर कंपनी पब्लिक है तो पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक कंपनी, जिसमें जनता की पूंजी लगी हुई और जो लोग उसमें पैसा लगा रखे हैं वो उसके मालिक हैं। तो कौन से शेयर में हम पैसा लगाएंगे तो मालिक होंगे? तो हम इक्विटी शेयर में अगर पैसा लगाएंगे ना तो हम कंपनी के मालिक कहलाएंगे। इक्विटी शेयर में पैसा लगाएंगे तो हम कंपनी के मालिक कहलाएंगे। ये सब ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। बोल क्या रहा है बच्चों? इन द अब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर कोई कंपनी अपना पार्षद अधिनियम नहीं बनाती है, बहुत तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है कंपनी में। पहला होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और तीसरा होता है प्रोस्पेक्टस। प्रविवरण, पार्षद अंतर्नियम, पार्षद सीमा नियम। तो उसमें से एक बात यहाँ पूछा है कि अगर कोई कंपनी पार्षद अंतर्नियम नहीं बनाती, क्या होता है पार्षद अंतर्नियम? तो कंपनी के अंदर का रूल होता है। कंपनी जब चलती है तो उसको अपने अंदर का रूल्स बनाना पड़ता है ना। कंपनी कैसे चलेगी, कितने दिन एम्प्लॉय से काम कराएगी, क्या एम्प्लॉय को सैलरी देगी, बोनस का क्या सिस्टम है, ये अब कंपनी अपने अंदर का रूल्स बनाती है, उसको बोलते हैं अंतर्नियम। तो अगर कंपनी अपना अंदर का रूल नहीं बनाती है तो इसमें से किस टेबल का यूज़ किया जाएगा? तो याद रखिएगा टेबल F का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी अगर अपना नियम नहीं बनाती है तो टेबल F के नियम लागू होते हैं, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ, चूँकि देखिए क्वेश्चन जैक का भी क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। अब बताइए, जैक का क्वेश्चन गलत दे दिया। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होता है ना, याद रखिए हम यहाँ लिख देते हैं, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम कितना लोग होने चाहिए? तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए? तो मैक्सिमम बोलता है 200 होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 200। यानी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 पर्सन होने चाहिए। यहाँ देखिए एक भी ऑप्शन में 200 नहीं है। अब जैक भी गलत पूछ दिया तो क्या किया जा सकता है? अब जो टीचर सेट किए होंगे वो पहले 50 था, वही 50 उनको याद होगा, वो 200 कर दिया गया। और अगर पब्लिक कंपनी की बात करें, तो पब्लिक कंपनी में क्या बोलता है? बोलता है मिनिमम कम से कम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम बोलता है अनलिमिटेड होना चाहिए, जितना आपको रखना है उतना रखिए। मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, याद रखिएगा। अब कैसे पहचानेंगे प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? तो प्राइवेट कंपनी के नाम के लास्ट में PVT LTD लगा रहता है, PVT LTD लगा रहता है, प्राइवेट लिमिटेड। और जो पब्लिक कंपनी उसके नाम के लास्ट में LTD लगा रहता है। यानी नाम से पकड़ लेंगे सर कि प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के नाम के लास्ट में, इसको सार्वजनिक कंपनी हिंदी में बोलते हैं, तो सार्वजनिक कंपनी के नाम के लास्ट में LTD लगा रहेगा और निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी के नाम के लास्ट में PVT LTD लगा रहेगा। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। तो देखिए कितने सारे सवाल का जवाब हो गया। पहला एक सवाल ये पूछ लिया कि प्राइवेट कंपनी के नाम के लास्ट में क्या रहता है, पब्लिक कंपनी के नाम के लास्ट में क्या रहता है, प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने मेंबर, मैक्सिमम कितने, पब्लिक में कम से कम कितने, मैक्सिमम कितने। तो कितने सारे सवालों का जवाब एक साथ हम लोग दे दिए। और यही डिस्कशन ज़रूरी है। जब हम आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे और ये सब बातें बताएंगे तो सिर्फ एक सवाल का जवाब आप नहीं देख रहे हैं, कितने सारे सवालों का जवाब हम लोग एक साथ देखते चले जाएंगे तो समझ आता चला जाएगा। बोलता है द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। यानी भारत जो पहले बंद करके रखा था दरवाज़ा कि हम दुनिया के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, उसको तोड़ दिया गया। बोला गया कि अब भारत किसी भी देश के साथ बिजनेस कर सकता है और कोई भी देश भारत में आके बिजनेस कर सकता है। इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, विश्वीकरण। ये वैश्वीकरण का मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, ताकि हम लोग विश्व में किसी भी देश के साथ आसानी से व्यवसाय कर सकते हैं। तो बोलता है उसका असर क्या पड़ा? अगर विश्वीकरण हुआ है, हम किसी भी देश के साथ बिजनेस कर सकते हैं, तो उसका असर क्या पड़ा, उसका इफेक्ट क्या पड़ा इंडिया के अंदर? इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ? तो पहला इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा आया, बिल्कुल आया, क्योंकि विदेश की कंपनी आएंगी तो पैसा विदेशी लेके आएगा। दूसरा इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, हम लोग ज़्यादा बेचने लगे, बिल्कुल बेचने लगे, पहले कुछ नहीं बेचते तो उससे बढ़िया बेचने लगे।
इंक्रीज इन ग्रोथ डेवलपमेंट रेट, जी हाँ ग्रोथ डेवलपमेंट रेट भी बढ़ गया। ऑल ऑफ दीज, तो बोलता है हाँ जी सब ठीक है, सब फ़ायदा हुआ सर, ऑल ऑफ दीज। विदेश का पैसा भी बढ़ा, हम भी दूसरे देशों में बेचने लगे, हमारा ग्रोथ भी हुआ, तो ऑल ऑफ दीज सारे के सारे फ़ायदे हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के होने से, वैश्वीकरण के होने से। उधार उसका देखिए, अब देखिए आपके जैक बोर्ड का करामत कि यहाँ लिखा है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इसका मतलब होता है वैश्वीकरण, और हिंदी में लिखा है उदारीकरण, इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन। तो ये सत्यानाश हो इन लोगों का, जो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं आंख मूंद के सेट करते हैं, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अब इनका क्या किया जा सकता है बताइए। ऊपर लिखा है ग्लोबलाइजेशन और नीचे लिखा है उसी क्वेश्चन में भारत में उदारीकरण का प्रभाव क्या हुआ। बताइए जो क्वेश्चन सेटर हैं जैक बोर्ड का, इनका क्या करें, क्या करे स्टूडेंट। हिंदी में पढ़ के मारेगा तो कुछ समझ ही नहीं आएगा उसको। चलिए उनको मुबारक हो, उनकी ज़िंदगी, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए, बोल रहा है 29 नंबर में, रेफर्स टू दैट वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ मेंबर। बोलता है कि ऐसा कौन सा बिजनेस है इसमें, ऐसा कौन सा संगठन है जिसमें लोग एक दूसरे अपनी इच्छा से जुड़ते हैं अपने सदस्यों की भलाई के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, अपने सदस्यों की भलाई से के लिए अपनी इच्छा से कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जुड़ते हैं। तो पार्टनरशिप में तो कोई अपनी इच्छा से जुड़ता नहीं है, ये भी प्रॉफिट के लिए। सहकारी समिति जो है ना वो लाभ कमाने के उद्देश्य नहीं करता है, सहकारी समिति लाभ कमाने के उद्देश्य नहीं चलता है। तो सहकारी समिति जो है अपने सदस्यों की भलाई के लिए काम करता है, याद रखिएगा। और देश में सबसे बड़ा सहकारी समिति का एग्जाम्पल बताइए, तो सारे लोग यूज करते हैं अमूल, सुधा, अमूल डेयरी जो देख रहे हैं ना आप, इतना अमूल के प्रोडक्ट बिकते हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक सहकारी समिति है, कोई कंपनी नहीं है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने सदस्यों की भलाई के लिए खोला हुआ सोसाइटी है। आगे बोलता है सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एमएनसीज इम्प्लाइज कंट्रोल एक्सरसाइज बाई। बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। अच्छा, अगर कोई कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुराष्ट्रीय मतलब क्या होता है, एमएनसीज का मतलब क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज, ऐसी कंपनी जिसका हेडक्वार्टर एक देश में और उसका बिजनेस दुनिया के बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, ऐसी कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। और बोलता है मल्टीनेशनल कंपनी का कंट्रोल कैसे होता होगा। सोचिए, अगर 50 देशों में आपका बिजनेस चल रहा है तो कौन कंट्रोल करता होगा, क्या उसके ब्रांचेस कंट्रोल कहते हैं। मेन कंट्रोल, हेड कंट्रोल कहाँ से होता होगा, ब्रांचेस से, सब्सिडरी से, पार्लियामेंट से, या हेड क्वार्टर से। सारे बच्चे बता देंगे हेड क्वार्टर से, क्योंकि जहाँ मुख्य कार्यालय होगा ना वही इसका कंट्रोल करेगा। आपके अगर 50 ब्रांचेज हैं और 50 तरह के बिजनेस है, सारे बिजनेस को कौन कंट्रोल करता है, तो सारे बिजनेस को कंट्रोल करने का काम किसका है, हेड क्वार्टर्स का। तो पूरा कंट्रोल हेड क्वार्टर के जरिए होता है। जितनी दुनिया की, जैसे पेप्सिको मल्टीनेशनल कंपनी है, हेड क्वार्टर से कंट्रोल होता है। अगर हम लोग देखें तो एप्पल मल्टीनेशनल कंपनी, हेड क्वार्टर से कंट्रोल होता है। आगे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें से कौन ऐसा है जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब सामान बनाया जा रहा है, बताइएगा, ध्यान दीजिए, सामान बनाया जा रहा है। जैसे ये पेन मैन्युफैक्चर होता है, ये शर्ट मैन्युफैक्चर होता है, ये बोर्ड मैन्युफैक्चर होता है, ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, सामान फैक्ट्री में ला के बनाना। देखिए इसमें से कौन है जो सामान फैक्ट्री में बन रहा है। क्या बिल्डिंग फैक्ट्री में बनता है, नो, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर नहीं किया जा रहा है, यहाँ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन, रोड बनाना कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंग बनाना कंस्ट्रक्शन का काम है। कोई ऐसा मशीन है कि इधर से घुसाए मटेरियल उधर से बिल्डिंग तैयार, ऐसा कोई मशीन नहीं कि एक तरफ से मटेरियल घुसाओ दूसरे तरफ से बिल्डिंग बन के रेडी, एक तरफ से मटेरियल घुसाओ दूसरे तरफ से पुल बन के रेडी, ऐसा कुछ नहीं। ये कंस्ट्रक्शन वर्क है। ये कहाँ करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो फैक्ट्री में करना होता है, और ये सब वहीं जाके करना होगा जहाँ पे बनाना है, बिल्डिंग जहाँ बनाना वहीं जाके बनाना होगा। और ये बोलता है मेरे फैक्ट्री में बनाएंगे, हम भेजेंगे बेच के, ये भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं। चाहे रोड बनाना हो, चाहे पुल बनाना हो, चाहे बिल्डिंग बनाना हो, ये सब मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग कौन सा है, शुगर, चीनी बनाना फैक्ट्री के अंदर बनता है, तो चीनी बनाना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। तो हम लोग देख लिए मैन्युफैक्चरिंग। ये सब क्या है, ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण का काम होता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू, कौन कहता है या किसके अनुसार पेशेवर युक्ति वह है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपने निजी चातुर्य अथवा सेवा का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर करता है।
किसका कहना ये? प्रोफेशनल इज दैट हु डील्स ऑलमोस्ट एंटायरली विद द पर्सन एंड यूजेज पर्सनल स्किल और सर्विसेज ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। कौन ये कहना है, किसका कहना है ये? कौन व्यक्ति ये बात बताया है? तो ये सारे बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। इसका सही आंसर इसका होगा स्प्रीगल। WR स्प्रीगल का ये कथन है। तो इसमें हम लोगों को कुछ डिस्कस करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने ये बात कही है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? इंडस्ट्रीज, उद्योगों में क्या होता है बताइए? इंडस्ट्री ऑफ्टन मैन्युफैक्चर टाइप्स ऑफ गुड्स। किस तरह का गुड्स इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है? कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स या दोनों? तो इंडस्ट्री दोनों बनाती है। कैपिटल गुड्स भी, कैपिटल गुड्स का मतलब मशीन, जितने भी तरह के मशीन बनते हैं वो मशीन भी तो फैक्ट्री बनाती है ना। और कंज्यूमर गुड्स का मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं, चाहे बिस्किट हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मोबाइल हो, सब कंज्यूमर गुड्स है। तो भैया हम लोग के लिए भी फैक्ट्री बनाती है और इंडस्ट्री के लिए भी फैक्ट्री बनाती है। तो दोनों तरह के गुड्स ज़्यादातर फैक्ट्रियों में बनते हैं, इंडस्ट्री में बनते हैं। आगे बोलता है इनटू विच कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री कैन शुगर मिल और ऑयल रिफाइनरी बी क्लासिफाइड। बताइए, चीनी मिल है, चीनी मिल किस इंडस्ट्री के अंदर आता है? चीनी मिल को किस इंडस्ट्री के अंदर रखा जाता है? चीनी मिल को प्राइमरी इंडस्ट्री वैसा इंडस्ट्री जहाँ से कच्चा माल आएगा। प्राइमरी इंडस्ट्री वैसा इंडस्ट्री जहाँ से कच्चा माल आएगा। तो चीनी बनने को पूछ रहा है। शुगर मिल में कच्चा माल थोड़ी होता है। शुगर कैन जो होता है, गन्ना जो होता है, वो तो खेतों में उगाया जाता है। अगर गन्ना का उत्पादन रहता है तो प्राइमरी हो जाता है। सेकेंडरी मतलब जहाँ बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, शुगर मिल यहीं पे आएगा जहाँ चीनी बनाया जाता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है। शुगर मिल हो चाहे कपड़ा बनाना हो, सेकेंडरी इंडस्ट्री। लेकिन आलू का उत्पादन करना प्राइमरी इंडस्ट्री, और वही आलू से चिप्स बनाना क्या कहलाता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाता है। धान का उत्पादन करना प्राइमरी इंडस्ट्री, धान से चावल बनाना क्या कहलाता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। अगर हम राइस मिल खोल के बैठे तो सेकेंडरी इंडस्ट्री, और गाँव में किसान है धान का उत्पादन करते तो प्राइमरी इंडस्ट्री। और ये सर्विस इंडस्ट्री को हम लोग टर्सरी इंडस्ट्री बोलते हैं। सर्विस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? टर्सरी इंडस्ट्री। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इसमें से कौन है जो बिजनेस का उद्देश्य नहीं है? ये ऑलरेडी हम लोगों को पूछ चुका है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया। इनोवेशन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। अर्निंग प्रॉफिट, जी हाँ, इसी के लिए तो धंधा करते हैं। कस्टमर बनाने के लिए भी धंधा कर रखे हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा बिजनेस का कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। इन्वेस्टमेंट हमारा बिजनेस का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। यही हिंदी में यहाँ लिखा है कि विनियोग हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। आगे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्ड प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग। इसमें से कौन सा ऐसा काम है पैसा कमाने के लिए जहाँ ज़्यादा ज्ञान का ज़रूरत पड़ता है? बहुत ज्ञानी होने की ज़रूरत पड़ता है। तो एम्प्लॉयमेंट में कोई ज्ञान का ज़रूरत पड़ता है? नहीं। नौकरी करने के लिए बहुत कम। बिजनेस के लिए थोड़ा मोड़ा रहेगा चलेगा, लेकिन प्रोफेशन में आपको ज़्यादा नॉलेज का ज़रूरत पड़ता है। टीचर बनिए, नॉलेज चाहिए। डॉक्टर बनिए, नॉलेज चाहिए। लॉयर बनिए, नॉलेज चाहिए। चार्टर्ड बनिए, लॉयर, नॉलेज चाहिए। तो बोलता है कि कोई भी काम कर लो भैया, अगर आप प्रोफेशनल हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, शरीर गला देना पड़ेगा, तब धंधा में रुपया आएगा। लेकिन रुपया भी खूब कमाता है, रगड़ के कमाता है। कम पूंजी में ज़्यादा रुपया कमाना है तो प्रोफेशनल बनो। मेरा मानना है सारे बच्चे प्रोफेशनल बनो। हम लोग भी प्रोफेशनल है, प्योर प्रोफेशनल। कोई नौकरी नहीं करेंगे भैया, अपना ट्यूशन चलाएंगे, अपने मन के मर्जी के मालिक है, जब मन कर काम करेंगे। लेकिन जी जान लगा देता है ऐसे लोग, इसलिए प्राइवेट डॉक्टर ज़्यादा कमाते हैं। और जो सैलरी वाले डॉक्टर होते हैं वो ये करते हैं, रोज़गार दूसरे के अंडर में काम करेंगे, बदले में महीना का सैलरी मिलेगा, कमा नहीं पाएंगे। उसके लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा मेहनत करता है प्रोफेशनल, सबसे ज़्यादा ज्ञान का ज़रूरत है प्रोफेशनल को। आगे बोलता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस अगर आप करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? तो भैया फायर इंश्योरेंस कभी प्रॉफिट के लिए तो नहीं करते। अगर कोई कर रहा है तो मत ही करना। फायर इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई नहीं करता। फायर इंश्योरेंस नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, इंडेमनिटी के लिए करता है। इंडेमनिटी का मतलब है कि अगर कुछ नुकसान हो गया आग लगने से तो वो नुकसान इंश्योरेंस कंपनी हमको देगी। अगर कोई नुकसान हो गया आग लगने से तो वो नुकसान इंश्योरेंस कंपनी हमको देगी, इसीलिए हम लोग फायर इंश्योरेंस कराते हैं। बाकी हमको ना प्रॉफिट कमाना है। फायर इंश्योरेंस में प्रॉफिट क्या होगा? कुछ हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो वो भी गया, जो आप पैसा दिए वो भी चला गया। तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं है। इसलिए फायर इंश्योरेंस सिर्फ अपने रिस्क से बचने के लिए, यानी आग के कारण अगर कोई रिस्क आ जाता है मेरे बिजनेस में तो उससे बचने के लिए हम लोग फायर इंश्योरेंस कराते हैं। अब बोले 38 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ फुल फ्लेज पार्टनर। इसमें से कौन है जिनको फुल फ्लेज पार्टनर की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, फुल फ्लेज पार्टनर मतलब है जो पूर्ण रूप से मेरे पार्टनर हैं, लगातार काम कर रहे हैं,
वैसे पार्टनर को फुल फ्लेज पार्टनर बोलते हैं। कौन है फुल फ्लेज? तो एक्टिव पार्टनर को तो बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर को भी फुल फ्लेज बोलते हैं, सीक्रेट पार्टनर को भी बोलते हैं। लेकिन ये जो पार्टनर है, जो होल्डिंग आउट है ना, ये दिखावा वाला साझेदार है। दिखावा, ध्यान दीजिएगा, ये दिखावा पार्टनर है नहीं, ये खाली दिख रहा, दिखावा ऐसा कर देता है कि लगता है कि पार्टनर है। ऐसे पार्टनर को हम लोग फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बोलते। ये लगातार मेरे यहाँ काम नहीं करता, कभी आता है गायब हो जाता है। तो दिखावा वाले साझेदार को फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बोलते हैं। आगे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एंड फैक्टर ऑफ ट्रेड। सारे बच्चों को मालूम है फैक्टर ऑफ ट्रेड इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, वेयर हाउसिंग आपको बताए थे फैक्टर ऑफ ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, माइनिंग फैक्टर ऑफ ट्रेड नहीं है। माइनिंग फैक्टर ऑफ ट्रेड का मतलब सर्विसेज, ऐसा काम जो बिज़नेस को सेवा देता है। तो बताइए, इंश्योरेंस का जरूरत है, हम लोग को सर्विस देता है, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचा देता है, बीमा रिस्क से सुरक्षा देता है, वेयर हाउस गोदाम में माल सुरक्षित रखता है। माइनिंग कोई सर्विस नहीं है, माइनिंग के अंदर कोई सर्विस नहीं दिया जाता है। तो माइनिंग इसका सही जवाब होगा बच्चों। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कितने तरह के शेयर होते हैं? अगर अभी थोड़ा सा पहले सुने होंगे तो हमने बताया था कि 2 तरह के शेयर होते हैं कंपनी में। कितने तरह के शेयर होते हैं? 2 तरह के। पहला होता है इक्विटी शेयर, जो कंपनी का मालिक होता है, अभी मैंने बताया बच्चों, इक्विटी शेयर। और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर, मैंने बच्चों बताया दूसरा प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब होता है समता अंश। बच्चों इसका हिंदी होता है समता अंश, और बच्चों इसका हिंदी होता है पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश और समतांश। कंपनी का मालिक कौन होता है बच्चों? समतांश कंपनी का मालिक होता है। समतांश क्या होता है? कंपनी का मालिक होता है। तो बच्चों, अगर आप इसी तरह से लगातार वीडियो देखना चाहते हो कि हम लोगों को सारी सुविधाएं मिले और लगातार इस तरह से सारे सेट का सॉल्यूशन मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के लगातार वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे, आप तक इसकी जानकारी पहुंचती रहेगी, और हर तरह का वीडियोस हम आपके सामने लेकर आएंगे। और जोश भरते रहिए कि हमें 40 में 40 लाना है, मार्क्स लाना है बच्चों। रिज़ल्ट हो सकता है, रिज़ल्ट संभव है, अगर आप चाह लेंगे तो रिज़ल्ट संभव है दोस्तों। थैंक यू।